अस्सलामुअलैकुम एवरीबॉडी, क्या हाल है आपका। वेलकम टू जियो पाकिस्तान लाइव राइट नाउ। हमने शाम बखैर, रमज़ान मुबारक। कुछ दिनों से हम आपको बता रहे थे कि हमारा, आपको पता ही है कि हमारे टाइमिंग्स जो हैं वो बिल्कुल बदल जाते हैं और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ रमज़ान में जुड़ जाएं बस। तो लिहाजा हर दिन विदाउट अ ब्रेक वील बी विद यू, एटलीस्ट इफ्तारी तक तो हम साथी होंगे। हमारे आपसे मुलाकात के औकातकार तो बदल जाते हैं लेकिन हम नहीं बदलते। हम उसी तरह आपसे प्यार करते हैं और चूंकि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए हर रोज़ रमज़ान में शाम 4 बजे आपके साथ मौजूद होंगे, रोज़ाना 2 घंटे के लिए। मुल्क भर में क्या चल रहा है, मुल्क से बाहर क्या खबरें गर्म हैं वो तो आपको बताएंगे ही, लेकिन आप क्या गर्मा गर्म अपनी इफ्तारी के लिए नोश फरमा सकते हैं वो भी हम आपको सजेस्ट कर देंगे। सब कुछ चलेगा, आपको पता है ना। हमारे शो में तो हम बिल्कुल आपका समझे कि लाइफस्टाइल जो है, जो भी होगा, तो न्यू ईयर हो रही हो या रमज़ान चल रहा हो या कोई भी मौका हो, वी आर विद यू एंड वी विल बी विद यू थ्रू आउट। अच्छा, अब हुआ ये अब्दुल्ला कि मुल्क भर में आपको पता ही है कि जी आज पहली सहरी हुई, लेकिन कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में सहरी के औकात में गैस गायब रही। तो ये बड़ा एक अच्छा, अब जाहिर है कि गैस की आप बंदिश की बात कर रही हैं। एक और क्राइसिस कराची में पानी का आया हुआ है। हाँ, मतलब जो टैंकर आपको 3,000 रुपए में दस्तयाब होता था या 5,000 रुपए में बहुत से बहुत मिल जाता था, वो 26 हज़ार रुपए में भी नहीं मिल रहा। ये पानी का क्राइसिस का तो हम काफी देर से आपको क्योंकि जिक्र कर सदर्न साइड ऑफ द सिटी के करीब के जो हाइड्रेंट्स हैं वो बंद हैं, दे आर नहीं, नॉट लेकिन वो जो रिपेयर वगैरह होना था, याद है हमने बताया भी था, और भी था, तो उसका क्या बना? सो उस पे हम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन ऑन ग्राउंड ये सूरत हाल है कि लोग 16 हज़ार देने के लिए भी राजी हैं। आप सोचिए, रमज़ान वैसे तो पानी बेसिक एसेंशियल है, लेकिन वुज़ू, गुस्ल, रमज़ान का अपना एहतमाम, 100 मसाइल होते हैं। सो आप इस महीने में वैसे भी इबादत में मसरूफ रहना चाहते हैं ना, बजाय इसके कि आप टैंकर वालों के पीछे भाग रहे हों या गैस भर भर के ला रहे हों। आई एम सॉरी, क्या ना, इसे जब हम पानी का जिक्र कर रहे होते हैं, ये बेसिक नेसेसिटी है, ये लग्जरी नहीं है। तो इसमें तो ये वो भी नहीं है कि हमने बहुत बड़ी चीज़ मांग ली कि जी हमें पानी दे दे। पानी तो होना ही चाहिए। तो वो जो सारी, और नलकों में भी होना चाहिए, लाइनों में भी आना चाहिए। ये बड़ी कराची स्पेसिफिक वैसे हमारे प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन जो पाइपलाइंस रिपेयर होनी थी उनका हम अपडेट ज़रूर लेंगे कि व्हाट हैपेंड ओवर देयर। और वो जो गैस वाली बात मैंने की थी ना, दैट्स ऑल ओवर, बहुत जगहों पे पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में। हाँ, बड़े शहरों, छोटे शहरों, मुख्तलिफ शहरों से यही इत्तलात आ रही हैं कि भाई गैस की बंदिश का सामना रहा। होपफुली वज़ीर आज़म जो रिस्पेक्टिव वज़रा आला हैं वो इस मामले का नोटिस लेंगे और देखेंगे। प्राइमरीली वज़ीर आज़म इस मामले का नोटिस लेंगे और देखेंगे और अहकाम जारी करेंगे कि इस सहरी और इफ्तारी में इट शुड नॉट हैपन। ऑलराइट, अच्छा जी, और भी बड़े गम आए और बातें करते हैं। 20 रोज़ा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान का सफ़र तो महज 4 दिन में ही ख़त्म हो गया और जाहिर है कि शायकीन क्रिकेट उसकी वजह से मायूस हैं, लेकिन बोर्ड बहुत गज़बनाक नज़र आ रहा है। और ऐसे में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए कौमी टीम में नौजवान खिलाड़ियों को मौका देने का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स को लाहौर तलब किया गया है, जहां बोर्ड के अहदेदारों से उनकी मुलाकात होगी। पाकिस्तान टीम को 12 मार्च को न्यूजीलैंड रवाना होना है। पहले वैसे इत्तलात आई थी ना, जो सीनियर्स हैं वो खुद ही आराम करने का सोच रहे हैं। हालांकि हमने ये सवाल भी किया था और अभी हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे, दोबारा पूछेंगे कि खुद ही आराम और किसी को ड्रॉप करने में दो बिल्कुल डिफरेंट बातें होती हैं। ड्रॉप तब किया जाता है जब आपकी परफॉर्मेंस कोई खास नहीं होती, सो यू आर बीइंग ड्रॉप्ड फ्रॉम दैट। लेकिन आराम तो लगता है एक आसान सा रास्ता दे दिया गया हो किसी को कि हम नहीं ड्रॉप करें, लेकिन आप खुद ही। तो हुआ का कहने का मतलब ये है कि द मैसेज शुड बी लाउड एंड क्लियर कि सिंस यू डिड नॉट परफॉर्म वेल, ये थोड़ी देर के लिए हम बाहर हो रहे हैं, यू नो वी आर ड्रॉपिंग यू। दिस इज, हाँ, बेसिकली जब मामला ठीक होंगे तो हम वापस आ जाएंगे। मतलब ये, क्योंकि कोई चांस तो लिया ही नहीं, उनको ड्रॉप तो किया ही नहीं, तो ये बड़ी अजीब बात है। अब पहले मरहले में आपने बात कर ली थी न्यूजीलैंड जाने की दौरे की, तो उसमें जी पहले मरहले में 5 T20 मैचेस की सीरीज 16 मार्च से शुरू होगी। और इससे पहले ज़राए से ये इतलात भी सामने आई थी कि टीम में बड़ी सर्जरी वगैरह, वी डोंट वांट टू यूज दीस वर्ड्स, दे डोंट मीन एनीथिंग एनीमोर, क्योंकि हम because they have been used in the past and didn't come to anything. Really, nobody, मतलब nothing really happened. तो बड़ी सर्जरी से जो कहा जा रहा है Nobody was affected by this surgery. शाहीन बाबर, हारिस रऊफ और नसीम शाह की छुट्टी हो सकती है, अब ये ज़राए कह रहे हैं। Now that would be बड़ी सर्जरी, लेकिन इसमें भी a lot to talk about कि मतलब किस तरह
आकिब जावेद को भी घर भेजा जा सकता है और दौरा न्यूजीलैंड के लिए फुल टाइम नया हेड कोच भी मुकर्रर किया जाएगा। बहुत सी बातें हैं भाई। वैसे आकिब जावेद का जो कॉन्ट्रैक्ट था इट वाज अप टिल चैंपियंस ट्रॉफी एनीवेज, पूरी था। हाँ, सो अगर वो जीत जाते तो मेरा ख्याल है उसमें तौसी का सोचा जा सकता था, लेकिन माशाल्लाह टीम की जो परफॉर्मेंस है तो वो तो है भी, मतलब उनकी जो उनसे जो कमिटमेंट थी वो भी चैंपियंस ट्रॉफी तक ही थी और आई थिंक इट्स ओवर। खैर ये है सूरत। अच्छा, आकिब जावेद का क्या कहना था कि वो तो रेडी थे ऑलमोस्ट। अच्छा देख लेते हैं ना उनका क्या कहना। अच्छा उधर दुबई में एक्शन चल रहा है न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया एंड इंडिया के मैच का फैसला हो जाएगा तो उसके बाद सूरत हाल क्लियर हो जाएगी। 4 आउट हो चुके हैं वैसे 147 पर 47 ही है ना, 41 47 41 141 तो देख ही रहे होंगे, हम तो आपसे बातें कर रहे हैं तो 141 लग रहा है 141 व्हाट ए फन नंबर। अच्छा जी, लेकिन जब ये इंडिया आज स्टार्ट हुआ है ना और शुरू में ही उनके 3 आउट हो गए तो बड़ा अजीब लग रहा और था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और इंडिया का तो मैच चल रहा है, सारे इस वक्त मौजूद हैं कहाँ, दुबई में। सो अब इंडिया वाले मैच का फैसला होगा तो फिर तय होगा कि भाई इंडिया में रुकना है या फिर दुबई में रुकना है, दुबई में रुकना है या पाकिस्तान वापस आना है। ये पहला रोजा चल रहा है आज हमारा, बहुत सी बातें हो गई ऑलरेडी और अभी तो हम शुरू हुए हैं। लेकिन इस सारी बात में ना चिल में जो है ना वो इंडियन टीम है ना, कहीं उनको आना जाना, आराम से दुबई में बैठे रहे तो बाकी टीमें आए कि भाई हम हमारे साथ आके आप सब लोग हमारे मैच की वजह से बैठे हुए हैं। अब देखें जो भी फैसला आएगा उसके बाद आपके ट्रैवल प्लान्स जो है ना वो तय होंगे कि आपने दुबई में रहना है या पाकिस्तान वापस आना है। सो बेसिकली ये डिसाइड हो जाएगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। बेसिकली हुआ ये है कि दूसरी जो टीम है वो गैर जरूरी तौर पर दुबई का सफर करना पड़ा है। सो या मगर ये तो हमें पता ही था, ये तो होना ही था। और हम चाहते थे कि और लोग भी इस बारे में बोल दें ना, कंप्लेन कर दें कि भाई हम एक मुल्क गए हुए हैं खेलने तो हम क्यों दूसरे में जा रहे हैं। सब कर रहे हैं बट अब आगे कर रहे हैं के कुछ खिलाड़ियों को भी एतराज है। हमने ये बात बहुत अर्सा पहले फोर्सी कर ली थी और हमने इस पे बात भी की थी। बट सुहेल इमरान हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंड हमारे साबिक कप्तान एनालिस्ट राशिद लतीफ़ साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। सुहेल भाई पहले आप बताइएगा खबरें क्या आ रही हैं आप तक, मतलब सर्टनली एक मैच तो चल ही रहा है लेकिन बाकी लोगों को कोई प्रॉब्लम है या दे ओके कि हाँ जी अब इंडिया नहीं आया, एक टूर्नामेंट में डिस्टर्बेंस तो पैदा हुई है, अब जब इस मैच का फैसला आएगा तो फिर देखते हैं किसने रुकना है किसने जाना है। अब्दुल्ला रोमा, जिस तरह आप लोगों ने कहा कि इसके ऊपर हम बहुत पहले तज़किरा भी कर चुके हैं, जब हाइब्रिड मॉडल के ऊपर बात हो रही थी हमने कहा था बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी, लॉजिस्टिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएंगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी इसको एड्रेस करता रहा। लेकिन अब आप देखें कि वही वाले जो प्रॉब्लम थे जो कि एक आईसीसी ने इंडिया के कहने के ऊपर जिस चीज़ को मनवाया उसकी तमाम तर जो नताइज हैं वो सबके सामने आना शुरू है। कितनी बदकिस्मती की बात है कि होस्ट पाकिस्तान है, मेज़बान पाकिस्तान है और इस वक्त चैम्पियंस ट्रॉफी की कोई टीम पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। मासवाए पाकिस्तान के वो भी सारे खिलाड़ी अपने घरों में बैठे हुए हैं हारने के बाद। 4 टीमें दुबई में बैठी हुई हैं और कहने को मेज़बान पाकिस्तान है। साउथ अफ्रीका बेचारी टीम को आपने ट्रैवल करवा दिया वहाँ पे और अब वो मुंतज़र है वापस आने के लिए और वो ऐसे लगता है जैसे वो ट्रैवल वाले पॉइंट्स नहीं होते इकट्ठे करने के लिए कि शायद उनको वही मिल जाएंगे, तो इसलिए उनको ट्रैवल वहाँ करवा दिया गया, फिर वो वापस बुलवाया जाएगा। अब आप ये देखें कि एक टीम ट्रैवल करेगी, न्यूजीलैंड ने तो आना ही आना है, वो कल मॉर्निंग में ट्रैवल करेगी और बाकी जो साउथ अफ्रीका की टीम है वो शाम को ट्रैवल करेगी और सुबह पहुँचेगी अर्ली मॉर्निंग ऑफ 4th और 4th को प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और प्री मैच ट्रेनिंग भी रखेगी, या दोनों टीमें ट्रेनिंग करेंगी। फिर उसके बाद अगर इंडिया पहुंच जाता है फाइनल में तो फिर यहाँ से फिर दोबारा एक टीम जाएगी। तो ये वो वाले तमाम तर चीज़ें हैं जिसमें हटदर्मी रही है इंडिया क्रिकेट बोर्ड की और आईसीसी की, जो कि और इसका हमें अंदाजा था, ये हम बात कर रहे थे बल्कि आप लोगों से भी ये बात हो रही थी फॉर मंथ्स नाउ। लेकिन सुहेल भाई इस पे हमें तो चलें एतराज़ है और जाहिर है होना भी चाहिए, हमारा ये टूर्नामेंट है, वी वर द होस्ट ऑफ दिस टूर्नामेंट। बाकी मुल्कों और उनके खिलाड़ियों और उनके बोर्ड्स को भी कोई प्रॉब्लम है, मुख्तसरन बताइएगा, फिर हम राशिद भाई की तरफ चलेंगे। अब्दुल्ला डेफिनेटली वो बातें तो कर रहे हैं, उनके कप्तान और साबिक जो कप्तान है वो भी कर रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम लोग पूछते हैं उनसे, जोस बटलर जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने इशारतन कह दिया और उसके बाद फिर साथ ही अगले फिक्रे में उन्होंने कह दिया कि नहीं कंडीशंस तो मिलती जुलती हो जाती हैं, कोई मसला नहीं है मुझे, लेकिन प्रेशर का दबाव तो उन पे भी है। अच्छा राशिद भाई से हमने एक बात पूछी। जी सुहेल
जी जी सोहेल इमरान बताइए। अब सिर्फ एक फिक्रे में बात करूंगा। अब आपने आज सुना होगा सुनील गावस्कर साहब जो हैं साबिक कप्तान, उन्होंने इन प्लेयर्स को, इन कप्तानों को क्या कह दिया। उन्होंने कहा कि ये इनको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए, हर वक्त मातम नहीं करते रहना चाहिए कि इंडिया कहाँ पे खेल रहा है। उनको जितनी तनख्वाहें मिलती हैं वो कमाता इंडिया है, उसमें से इनको तनख्वाहें मिलती है, इसलिए ये चुप किया करें, मातम ना किया करें। एक तो ये जोम जो है ना, इंडिया अकेले ही अपने आप से खेलकर ही कमा लेता है, ये भी जरा बता दीजिए। ये भी एक अहम सवाल है ना कि इंडिया अगर पाकिस्तान से ना खेले, या न्यूजीलैंड से ना खेले, या इंग्लैंड से ना खेले, या साउथ अफ्रीका से ना खेले, तो फिर आपस में खेल खेल के ही कमा लेगा इतना। फिर तो वो आईपीएल में आपको पता ही यही हो रहा होता है उनका। अच्छा राशिद भाई आपसे यही इनफैक्ट यही बात करनी है कि अब जो सारी टीमें जरा बोलना स्टार्ट होगी, जरा वोकल हो गई हैं इस मामले में कि इंडिया जो है उसको एक अनड्यू एडवांटेज भी मिल रहा है। एंड ऑल्सो हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि अगर अभी हमने ये एक्सेप्ट कर लिया कि इंडिया एक न्यूट्रल वेन्यू पे था और हम बाकी सारी टीमें पाकिस्तान में थी, अब यही टेबल्स टर्न करें और पाकिस्तान पे ये बात आ जाए कि पाकिस्तान डिमांड करे कि हम न्यूट्रल वेन्यू पे खेलेंगे, जो हम आगे करेंगे, जो कि हम आगे करेंगे क्योंकि हमने एग्री किया है। तो अब ये बाकी टीमें जो थोड़ा थोड़ा बोलना स्टार्ट हो गई थी, हमें लगता है वो बहुत बोलेंगी कि ये तो अब तो नजर आ रहा है कि अनड्यू एडवांटेज मिलता है जो भी न्यूट्रल ग्राउंड पे खेलेगा। जी राशिद भाई। मेरे ख्याल से देर कर दी, जो भी बोल रहे हैं बहुत देर कर दी, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर शामिल थे। जो भी चीजें हो रही हैं, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम हो रहा है, तमाम टीम शामिल थी। मीटिंग पे मीटिंग डिले होती चली जा रही थी, वजह यही बन रही थी। सिर्फ एक चीज करनी थी, जो आज का मैच है वो कल हो जाना चाहिए था, और कल का मैच कल आज होता तो सारी चीजें ठीक हो जाती। लॉजिस्टिक पे थोड़ा सा काम था, लेकिन इंडिया का संडे का मैच वो सैटरडे को होता और ये मैच चेंज होता, तो उसके अलावा कोई इशू नहीं था। बस नालायक जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में भी है, आईसीसी में भी बहुत सारे भरे पड़े हुए हैं, तो इसमें कोई वो चीजें नहीं है। वो भी कहाँ थे, पीसीबी से भी गए हुए और अब बीसीसीआई से भी गए हुए, यही लोग हैं, ऊपर से नहीं वो करते आईसीसी वाले। मिस्टेक हुई है, बहुत बड़ी मिस्टेक है ये, जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को कल मैच खेलने के बाद ट्रेवल करना पड़ा। यंसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है मैं तो गोल्फ खेलने जा रहा हूँ वहां पे। इससे बड़ा मुंह पे तमाचा आईसीसी के नहीं हो सकता कि एक पूरी टीम मैच खेल के वहां पे ट्रेवल कर रही है। तो सोचना चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर हैं, तमाम चैंपियंस ट्रॉफी के टीम, ये अकेले का फैसला किसी का नहीं होता। तमाम टीम जब ओके करती है तो डॉक्यूमेंट पे साइन किया जाता है, स्केजुलिंग पे साइन किया जाता है। ये सिर्फ भारत, आईसीसी, इंग्लैंड या पाकिस्तान का नहीं है, तमाम ममालिक का। Everybody knew that this was happening and this has happened। अच्छा जी सोहेल भाई, कहना है जी 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 क्विकली। इंग्लैंड का जो कहना है वो पहले भी बोलते हैं, ऐसा नहीं है। जब सिकंदर भाई ने प्रोग्राम में बात भी की थी, इंग्लैंड हमेशा से आवाज बुलंद करता रहा है। अभी कमिंग्स ने भी की है कि मतलब कि जो न्यूट्रल वेन्यू है ना, न्यूट्रल वेन्यू आपका होना चाहिए, लेकिन क्या एक टीम एक ही जगह पे रहेगी, ये थोड़ा सा एडवांटेज मिल रहा है। लेकिन ये बातें भी सारी चीजें देखें सोचनी चाहिए थी। जो 8 टीम खेल रही है, उस वक्त हमारे पास एक ही नुक्ता था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होनी है, पाकिस्तान में होनी है, चले दुबई को ले आते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं था। उसके पीछे जो बिहाइंड द सीन जो काम हुए, उस पे किसी की नजर नहीं पड़ी। इस पे मेरे ख्याल से फ्यूचर में नजर डालने की बहुत जरूरत होगी लोगों को। हाँ, और जाहिर है कि आपको पता है कि बड़ी मुश्किल से हम यहाँ तक भी पहुँचे, क्योंकि भारत की कोशिश थी कि वो सबको रला मिला के यहाँ से पूरा टूर्नामेंट मूव करा दें। एंड यू नो जो उनका असर रसूख है शायद हो भी जाता, हैड वी नॉट पुट आवर फुट डाउन और हैड द बोर्ड नॉट यू नो सेट के इनफ इज इनफ। अब बताइएगा सोहेल भाई कि क्या हो रहा है दौरा न्यूजीलैंड के लिए। हुमा बड़ी इंट्रीग्ड हैं, कह रही हैं कि जिसको ड्रॉप किया जाए उसको बताया जाए कि आपको ड्रॉप कर रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही होना चाहिए। क्यों उनको ये पतली गली से एक रास्ता दिया जाए कि आराम से चुप करके निकल जाएं। मतलब अब वो टाइम नहीं रहा। अब ये चीजें इतनी खामियां और जो थिंग्स दैट आर नॉट वर्किंग आउट इन आवर क्रिकेट आर ग्लेयरिंगली ऑब्वियस, और जो ऑब्वियस चीज होती है उसको फिर कहना चाहिए कि ये क्यों ये रेस्ट नहीं है, ड्रॉप हो रहे हैं। हुमा, अगर आपके हाथ में छड़ी होता तो मेरा ख्याल है आप ये वाले काम बड़े मुनासिब तरीके से कर लेंगी, लेकिन ये डेफिनेटली आपके सेंटिमेंट्स अपनी जगह पर दुरुस्त हैं कि आराम वाला। आज से 3-4 रोज़ पहले भी मैंने यहाँ पर बैठा था, मैंने यही कहा था कि ये जो आराम वाला है, निजी मसरूफियत वाले हैं, ये वर्ड्स ख़त्म हो जाना चाहिए। जो जिसकी वजह से बाहर निकल रहा है, बाहर निकाला जा रहा है, वो बिताना चाहिए और हमें हिम्मत पैदा करनी चाहिए कि भाई आपने ये पिछले 1.5-2 साल में ये किया है
और आज आपको उसकी वजह से अगर किसी मुलाजम को नौकरी से निकाला जाता है और उसने अच्छा काम नहीं किया होता तो वो सुन सकता है, तो ये प्लेयर्स क्यों नहीं सुन सकते? इनको भी बताना चाहिए, इनका ये ख्याल नहीं करना चाहिए कि ये हमारे बिगर देन द गेम वाला कॉन्सेप्ट है ना, काफी हो गया अब इसका। Nobody is bigger than the country, nobody is bigger than the game. If you did not perform for Pakistan, you should know that you did not do well. जी सोहेल कंटिन्यू। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत लिहाज करना चाहिए। ठीक है, उनको मैसेज किसी कन्वे हो जाने चाहिए कि भाई आपको ड्रॉप किया गया है और अब नए नौजवान खिलाड़ी आ रहे हैं। जो हमें पता चला वो यही है कि 5 से 6 खिलाड़ी जो नौजवान बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं डोमेस्टिक की और वो अच्छा कर सकते हैं, जिनकी स्ट्राइकर्स कैंप में भी अच्छी परफॉर्मेंस रही है, उनको T20 में एटलीस्ट T20 में जो 5 T20 मैचेस हैं, इस चीज को जहन में रखते हुए कि 2026 में चलिए जी, डोमेस्टिक प्लेयर्स पे अब नजरें हैं। अच्छा ओके, चलेंगे डोमेस्टिक प्लेयर्स पे। तो पहले ही हम चाहते थे कि नजरें हो। राशिद भाई कुछ नाम लें जो प्रोमिनेंट हैं, अब अगर नजरें आ ही रही हैं तो किन की तरफ देखना चाहिए, और साथ ही हम विजुअल्स दिखा भी देख रहे हैं। नकवी साहब मिले हैं जी। देखिए 4 प्लेयर्स का तो है कि उनको लग रहा है कि वो जाएंगे। मोहम्मद नवाज है जो कि हसन नवाज है जो कि रावलपिंडी से खेलते हुए आए हैं, अच्छे प्लेयर है। T20 की मैं बात कर रहा हूँ। आकिब जावेद लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर है, उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब्दुल समद फैसलाबाद के, उनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये हो सकता है पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। मोहम्मद हारिस की बात हो रही है कि उनको वापस लेके आया जाए। ये अच्छे प्रोस्पेक्ट रहे हैं, होंगे पाकिस्तान की टीम के लिए। मतलब यही है कि ये T20 की टीम है। वनडे की टीम में मुझे मुश्किल लगता है कि बहुत सारे प्लेयर्स को ड्रॉप किया जाए, मुश्किल है, क्योंकि टाइम जो है लॉजिस्टिक जो बात होती है वो मुश्किलात हैं। क्योंकि आपने 25 प्लेयर या 20 प्लेयर के वीजा का अप्लाई किया होगा, वो थोड़ा प्रोसेस लंबा है न्यूजीलैंड के वीजे के लिए, तो वही प्लेयर्स होंगे। सकलन मुश्ताक अगर आते हैं तो वो तो ब्रिटिश नेशनल है, वो तो जा सकते हैं। बहुत सारे हमारे क्रिकेट अथॉरिटी में 90% ब्रिटिश नेशनल है, तो उनको इशू नहीं होता वीजे वगैरह के लिए। तो बाकी जो आई गेस सिग्नल ड्रॉप हुआ है सोहेल भाई, लेकिन इनको मेरे ख्याल से ये वनडे क्रिकेट में, T20 में तो फ्रीजिंग। राशिद भाई आपके लिंक में सोहेल आप हमें ये बताइएगा सिलेक्शन कमेटी का आकिब जावेद साहब का तो पता ही था कि उनसे तो जिम्मेदारियां ले ली जाएंगी, और सिलेक्शन कमेटी का भी बता रहे हैं, तो हेड कोच का भी बताएं कौन कंटेंडर्स हैं। और वो चीमा साहब और अलीम डार साहब ये सब भी रहेंगे या बताएं सोहेल? गुज़िश्ता रोज़ जो है वो सिलेक्शन कमेटी के अरकान की मुलाकात हुई है चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से नेशनल क्रिकेट एकेडमी में, और उसके बाद जी और उसके बाद राशिद भाई आपके पास आते हैं वापस, यही बताया गया, फ्रीज हो गया था लिंक। उसके बारे में हमें यही बताया गया था कि ये जो सिलेक्शन कमेटी है ये अभी इंटैक्ट है और यही न्यूजीलैंड के टूर के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों का इंतखाब करेगी। तो इसलिए इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सिलेक्शन कमेटी का वजूद भी है और सिलेक्शन कमेटी यही है जो कि दौरे न्यूजीलैंड के लिए करेगी। आकिब जावेद का टेन्योर ख़त्म हो चुका हुआ, जो उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी 3 से 4 महीने की, उनका वो अबूरी कोच बनाया गया था चैंपियंस ट्रॉफी तक। अब जिस तरह राशिद भाई कह रहे हैं कि वक्त बहुत कम है और इसलिए चेंजेस उस तरह से मैनेजमेंट में नहीं की जा सकेंगी, क्योंकि किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगर इस तरह का रिजल्ट आएगा, कोई भी नहीं सोच के बैठा हुआ था। हम भी अच्छे तरीके से सोच रहे थे कि पाकिस्तान कम अज़ कम अपने होम ग्राउंड पे फाइनल खेलते हुए दिखाई देगी, एटलीस्ट सेमीफाइनल तो खेलेगी। अब रिजल्ट उस तरह के नहीं आए, लॉजिस्टिकली प्रॉब्लम्स थोड़े से डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फेस करना पड़ेंगे, लेकिन T20 टीम में तब्दीलियां जिस हद तक मुमकिन हो सकेंगी। कहना चाह रहे थे योर क्लोजिंग थॉट्स एंड देन वी हैव टू रैप दिस अप। नहीं, ये जो इमरान भाई कह रहे हैं लॉजिस्टिक इश्यूज थोड़े से होंगे जिसकी वजह से, क्योंकि टीम इतना खराब करेगी किसी को अंदाजा नहीं था। फिर डिमांड, हम लोग सोशल मीडिया की डिमांड के ऊपर बहुत ज्यादा चल रहे होते हैं। हम साफी हजरात मुझ समेत हमारी डिमांड होती है यार ये चेंज हो जाए, उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट पे। दूसरे ममालिक में देखते हैं शायद वो इतना असर नहीं लेते, लेकिन पाकिस्तान में पड़ता है। इसीलिए वजह से हमारी टीम बहुत जल्दी चेंज हो रही है। अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया से लेके अब तक हमारे पास 10-12 प्लेयर्स चेंज हो गए। इसको भी हमें कहीं रोकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ेगा क्या हम जिस क्वालिटी प्लेयर्स ढूंढ रहे हैं वो इतने अवेलेबल है नहीं जितना हम ढूंढना चाह रहे हैं। इसके बाद हम ट्राई पे ट्राई किए जा रहे हैं।
तो शायद हमें रुकना That's पड़ेगा, an कुछ important प्लेयर को point. थोड़े जितने लंबे quality अरसे के लिए players हैं नहीं परफॉर्म हमारे कराना पास जितना पड़ेगा, हम चांस देना पड़ेगा। उनकी तलाश में हैं। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, थैंक यू सुहेल भाई। बहुत शुक्रिया। और thank- मुझे लगता है कि अगर हम ढूंढे तो हमारे पास हैं। Obviously these are the experts and they are saying that, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे काम होना बहुत जरूरी है। हम हाँ बहुत exactly बड़ा मुल्क है, हमारी आबादी बेतहाशा तो है ये- और हमारे हर गली मोहल्ले में बच्चा आज भी क्रिकेट खेल रहा है। लिहाजा भी just need to look deeper I guess। अच्छा जी, Break के बाद अभी हम मिलते ले रहे हैं ब्रेक। We'll see you in a bit। वेलकम। पाकिस्तानी ख़वातीन हर शोबे में अपनी सलाहियतें मनवा रही हैं। इंतज़ामिया, अदलिया, सियासत, सहाफ़त, मत यू नेम इट, हर जगह ख़वातीन जो हैं वो मुतासिर कुन कारकर्दगी दिखा रही हैं। कहना है जस्ट रिमाइंड यू कि एक वक्त था छाई हुई हैं। हाँ छाई हुई है, लेकिन एक वक्त था जब खेलों के स्टार्स भी मर्द ही होते थे, हमें कोई लड़कियां मिलती नहीं थी। लेकिन अब खवातीन जो हैं वो खेल में भी किसी से पीछे नहीं है, बेशक वो इंडोर गेम्स हो या आउटडोर गेम्स हो, दे आर एवरीवेयर। मतलब पहाड़ चढ़ करने, सर चढ़ने जैसे मुश्किल तरीन काम हाँ, हो, they're like उसमें doing भी everything. हमारी स्टार्स खवातीन हैं, हमारी लड़कियां हैं जो हर शोबे में लिटरली लड़कों को पीछे छोड़ रही हैं। और एक और हमने चैंपियन से आपकी मुलाकात करानी है। अच्छा बाय द वे, आपको पता है ना ये मार्च का जब स्टार्ट Under- हो जाता है तो हम जरा विमेंस वीक भी मनाना स्टार्ट हो अंडर जाते हैं। 18 कौमी जूनियर शतरंज चैंपियन महक मकबूल इसकी एक नुमाया मिसाल हैं। इन्होंने वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को 15 चालों में ही मात दे दी है। और वज़ीर आला सिंध ने महक मकबूल की सलाहियतों को सराहते हुए कहा कि महक मकबूल ने सरकारी स्कूल में मुतासर कुन तालीमी कारकर्दगी के साथ साथ खेल में भी शानदार कारनामे सरअंजाम दिए हैं। आपको हम बता दें कि महक हमारे साथ बैठी हुई हैं, अभी आपको मिलवाते हैं। लेकिन ये गुलकार शहजाद रॉय के ज़िंदगी ट्रस्ट के स्कूल्स हैं, उनके अंडर स्कूल्स होते हैं। SMB फातिमा जिन्ना स्कूल में तालीम हासिल की है। इसमें हम भी जा चुके हैं। And it is truly impressive. It is very impressive. It is like any other posh school जहां आपकी ख्वाहिश हो कि आप अपने बच्चों को तालीम के लिए भेजें। And it has music and sports and games and, And it you is so name much it, and more जो art. कि actually जो भारी भरकम फीसों वाले स्कूल है ना उसमें भी नहीं है। जैसा कि क्या आप अगर आपके बच्चे किसी बहुत ही पॉश स्कूल में जाते हैं वहाँ पे चेस सिखाया जाता है एज अ सब्जेक्ट? नहीं, इस स्कूल में सिखाया जाता है। तो जी महक से हमारे मज़ीद साथ जानते हैं, उन्होंने अंडर 18 टाइटल जीत में जूनियर चैंपियन का एजाज अपने नाम रखा। बहुत बहुत मुबारक हो भाई महक, बहुत आपकी तो मुबारक हो। अचीवमेंट्स इतनी Thank you so खत्म हो रही much. कि हम आपसे बातें करें। हाउ आर यू? चेस में इंटरेस्ट कैसे आया? एक्चुअली में मेरी दोनों कज़न्स हैं, नेशनल चैम्पियन हैं वो लोग, अरीज मकसूद अली एंड बुशरा मकसूद अली। तो जब वो लोग घर में खेलती थी तो उनको देखकर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और हमारे स्कूल में भी चेस एज अ सब्जेक्ट टीच किया जाता है, उधर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है हमें। मिस हिरा एंड सर अवाद मिर्ज़ा वो हमारे कोच हैं। तो हफ्ते में एक क्लास होती है या जी ज़्यादा मिस होती है? हिरा तो हमें रोज़ ही ट्रेन करती हैं। Every day. So the Yes. school takes it really seriously. Yes. So And sir- जब स्कूल ने आपको बताया कि हम आपको चेस की ट्रेनिंग देंगे या क्लास देंगे, उन्होंने कुछ समझाया कि इससे आपकी लाइफ स्किल कैसे डेवलप होगी, इससे आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ेगा? जी एक्चुअली चेस से हम स्क्रीन टाइमिंग हमारी बहुत कम होती है। Brilliant. ये बहुत अच्छा बेनिफिट है इसका, और इससे हमारी एजुकेशन में भी हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत अच्छी होती है, और ये चीज़ प्रूफ भी हुई है कि जो बच्चे चेस में हैं उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है। Excellent. और So- जरा फार साइटेड अप्रोच भी होती होगी, क्योंकि चेस में यही कहा जाता है अपनी तो चाल आप खेल ही रहे हैं, लेकिन आप अगले की भी देख रहे हैं और क्या आगे होने वाला है। जी तो हम foresee उसमें कर रहे हैं बहुत आप। डीप कैलकुलेशंस करते हैं, Right, सिर्फ right. अपनी मूव नहीं काउंट करते, अपोनेंट की भी काउंट करते हैं। और एक मूव नहीं काउंट करते, सिर्फ हम बिल्कुल प्योर कैलकुलेशन करते हैं कि इस मूव के बाद ये मूव करनी That's है, right. इस मूव के बाद ये मूव करनी है, अगर इन्होंने ये नहीं चला तो अब हमें ये चलना है। तो लॉजिकल एंड डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग भी आपकी बेहतर जी, होती जी। है। इससे आप जिंदगी के फैसले भी फिर और अच्छे जी, तरीके जी। से ले सकते हैं, अभी तो खैर क्योंकि छोटी सी हैं, आप अभी तो शतरंज आगे के खिलाड़ी होते हैं। बिल्कुल बड़े फैसले So- होंगे। अच्छा हम बड़े इंट्रीग हुए, एक तो आपका पता तो हमें चल गया था कि आप जीत चुकी हैं, टाइटल भी अपने नाम कर लिया। फिर जब आप CM सिंध के साथ बैठी और आप की एक गेम चली और फिर आपने उनको मात दी, तो ये हम जरा समझना चाहते हैं, डर नहीं लगा कुछ? वैसे खौफ चैलेंज था? उन्होंने किया था आपको या आपने जी किया था उन्होंने उन्हें? मुझे इनवाइट किया था, और ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात थी कि CM ने मुझे खुद इनवाइट किया है खेलने के लिए। अच्छा चूंकि आप चैंपियन है महक, तो अब जरा CM के बारे में बताएं कि उनको आपने कैसा खिलाड़ी पाया, कैसे थे? उन्होंने मुझे काफ़ी टफ टाइम दिया था, और वो काफ़ी अच्छा खेलते हैं।
और उन्होंने मेरे साथ क्वींस गैम्बिट प्ले की थी जो Okay. चेस की उन्होंने बहुत शुरू अच्छी ही Queen's वेरिएशन Gambit से किया था जी ये? वाइट उनकी थी और ब्लैक That's very मेरी bold. थी। और क्वींस गैम्बिट काफ़ी स्ट्रॉन्ग ओपनिंग है चेस में, तो इससे पता चलता है कि वो काफ़ी अच्छे प्लेयर हैं। भाई उन्होंने एक चैंपियन के साथ खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली उन्होंने तो एक वो बोल्ड मूव करना ही था ना। लेकिन हमें बहुत इम्प्रेस हो रहे हैं हम कि आप वो खुद भी बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन आपने उनको भी हरा दिया और 15 क्योंकि आप तो हमारी चैंपियन हैं। 15 मूव 15 मूव्स में आपने मतलब उनको मात make दे कर दी। ज़बरदस्त, मतलब ये भी बड़ी बात है। एक कॉन्फिडेंस जो आता है व्हेन यू नो दैट यू आर डूइंग समथिंग गुड एंड यू आर लाइक रियली गुड इन समथिंग, खास तौर पे चेस जैसी, शतरंज जैसी गेम जो कि हर किसी के बस का काम भी अब नहीं कौमी है, जूनियर तो हर चैंपियन तो कोई नहीं बन खेल गई सकता। हैं, अब इसके बाद नेशनल चैंपियन और फिर इंटरनेशनली हमारे यहाँ से जाते हैं लड़के लड़कियाँ खेलने के लिए। टीम मैं अभी जा रही हूँ इंटरनेशनल खेलने के लिए Superb. ताजिकिस्तान, उधर यूथ इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में खेलूंगी। अभी मैंने 3rd यूथ नेशनल चैम्पियनशिप विन की है अंडर 18 में, जो कि हनीफ कुरैशी ने कराची में ऑर्गेनाइज करवाई थी। Lovely. रोजाना प्रैक्टिस करते हो आप? अभी कितनी देर? इंटरनेशनल के लिए तो हम रोज़ ही प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अब जब आप घर में होती हैं, जैसे अब आपने प्रैक्टिस भी करना है, तो किसके साथ खेल रही हैं? जी मेरे पास बोर्ड है, मैं अपनी कज़न्स के साथ प्ले करती हूँ। और जैसे कि मैंने बताया हमारे स्कूल में एसएमई फातिमा जिन्ना में चेस को एज अ सब्जेक्ट टीच किया जाता है, तो तो उसमें वहाँ हमें आपकी- नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे पास चेस की बुक्स होती हैं, तो वो मेरे पास भी हैं, तो मैं घर में उनको खोल कर उनसे वेरिएशंस देख कर उनको पढ़ कर प्रैक्टिस मतलब आप अपनी गेम को पॉलिश करती रहती जी, हैं जी। हमेशा। अच्छा, इंटरनेशनली कौन से प्लेयर्स हैं जिनको आप फॉलो करती हैं, जिनको आप emulate करती हैं? इंटरनेशनली मैग्नस कार्लसन एंड गुकेश आनंद, ओके, इन लोगों ये के ग्रैंड आप, मास्टर हैं चेस के। आप देखती हैं जी इनसे, जी इनके मैं जो इनके गेम YouTube एनालाइज videos? करती हूँ और इनकी वेरिएशंस को भी फॉलो करती हूँ कि वो क्या खेलना पसंद करते हैं और किस तरह से वो खेलते हैं। But you would be there soon as well. आप भी इनकी लाइन में इंशाल्लाह खड़ी होंगी। इंशाल्लाह मेरा ड्रीम है कि मैं ग्रैंड मास्टर का टाइटल अचीव करूँ। आप करेंगी। आप जरूर इंशाल्लाह। करेंगी। आप आपसे करेंगी। बात करके हमें अंदाजा हो गया है। एम्बिशियस आप- भी हैं, जबरदस्त, आप खेल क्योंकि भी मेहनत रही भी हैं। बहुत कर रही है ना, स्कूल भाई हैट्स ऑफ टू द स्कूल एज वेल। Yes, मतलब कितने ही absolutely. स्कूल हैं हमारे इर्द गिर्द, चेस को एज अ सब्जेक्ट, शतरंज को एज अ सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, जहाँ इससे मैथ्स बहुत अच्छी होती है बच्चों की, वहाँ बहुत और भी लाइफ स्किल है जो डेवलप होती है, डिसीजन और मेकिंग, लाइफ में लॉजिकल कॉन्फिडेंस थिंकिंग, कितना है, कॉन्फिडेंस। मतलब अंडर प्रेशर। आप वी कैन Opportunities. इमेजिन कि आप ऑब्वियसली अंडर 18 अभी टाइटल आपने जीता है, आप सीएम सिंध के सामने आप बैठी हुई हैं, तो एक प्रेशर भी है, एक सारों की नजरें भी हैं, बट टू परफॉर्म एंड डू सो वेल, एंड जबरदस्त देन है। इस प्रेशर में भी आपने यू डिड सो वेल। Yes, that और you ये won. अपॉर्चुनिटी जाहिर है आपको अपने खेल की वजह से और खेल में अच्छे होने की वजह से ही मिली। ये सब इसलिए भी पॉसिबल हुआ क्योंकि ज़िंदगी ट्रस्ट ने बहुत सपोर्ट किया, स्पेशली शहजाद रॉय ने। उन्होंने काफ़ी मुझे इस चीज़ में सपोर्ट किया। वो अपने हर स्टूडेंट को इसी तरह सपोर्ट करते हैं और उन्होंने करिकुलम एक इस्टेब्लिश किया है चेस का, जिसको हर पाकिस्तान का बच्चा अवेल कर सकता है और करना भी चाहिए। उनका बहुत बड़ा स्टेप है चेस को पाकिस्तान में प्रमोट करने का। That is so true, and he's very proud of his students as well. And the students are very proud of him as well. जबरदस्त। बहुत शुक्रिया महक, बेहतरीन and हो best गया of ये तो। luck. Thank you महक, and good अच्छा luck जी। for your international competition. वो जीत के आएंगी, दोबारा बुलाएंगे हम आपको, ब्रेक लेंगे, वापस बिल्कुल। आएंगे थोड़ी देर में। भाई मौसम अच्छा है, by the अच्छा way. है, नॉट बैड। रमज़ानुल मुबारक के पहले दिन मुल्क के बेशतर इलाकों में रोज़ा जो है ना, वो रोज़ेदारों का रोज़ा कदरे ठंडा गुजर रहा है। ठंडा ही गुजर रहा है, एंड नॉट बैड ओवर हियर एज वेल। अलबत्ता मुझे तो कराची लग रहा कल है के मुकाबले में थोड़ा सा गर्म है, लेकिन अदरवाइज इट्स बट नॉट इट्स दैट ओके। बैड। मेरा नहीं ख्याल कि अभी हमें इसलिए कंप्लेन करना चाहिए, बिकॉज वी नो हाउ बैड इट कैन गेट। तो अभी हम वहाँ नहीं है, इसलिए हम इसको अच्छा ही कहेंगे। So, हम ये भी बताएं आपको सिंध के बेशतर अजला में आज मौसम खुश रहा और पंजाब के शहरों में कहीं बारिश भी हुई है, और खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं गहरे कहीं हल्के बादल छाए रहे हैं। क्या ज़बरदस्त माहौल होगा वैसे, वो बाज़ बेहतरीन इलाकों होगा। में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है। वो तो पहाड़ों चल पे रहा तो है। बर्फबारी हुई है, आपको पता है लाहौर में इतने ओले पड़े थे कि सड़कों पे बर्फ जम गई थी। भाई मुझे ऐसी वीडियोस आई हैं लोगों के गार्डन और ये वो, पहले तो मुझे समझ नहीं आ रही थी ये कौन सी जगह पे, पता चला लाहौर में हो रहा है। फिर मैंने So, हाफजाबाद की कल एक वीडियो देखी, पूरी सड़क सफेदी की सफेद हुई चादर थी। से ढकी हुई,
मतलब जो यालाबारी हो रही है वो भी ज़रा, और बहुत बारीक से ओले थे तो वो बर्फ़ का सा मंजर ही सॉर्ट ऑफ पेश कर रहे थे। एंड पीपल हु लिव देयर देन दिस एंजॉय इट ना, मतलब वो एक बर्फ वाला ये ही भी सीन बना इत्तलात होता है है। कि एक ताकतवर सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान है, जिससे आंधी और गरज चमक और पहाड़ों पर बर्फबारी हो सकती है। मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर तूफान वगैरह का खतरा भी जाहिर किया जा रहा है। भाई इसी बारे में बात कर लेते हैं हम। बिल्कुल जी। हमारे साथ मौजूद हैं महर साहबजाद खान साहब, डायरेक्टर महकमा मौसमियात। सर शुक्रिया आपने वक्त दिया। सर मतलब मार्च शुरू हो गया है, लेकिन बारिशों का सिलसिला ऑल्दो लेट शुरू हुआ चल रहा है, ओले पड़ रहे हैं, यालाबारी हो रही है, पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है। ये सब नॉर्मल है या कुछ अनयूजुअल है? हमें तो लग रहा था थोड़ा सा अनयूजुअल है। बताइए। ये नॉर्मल है, वैसे आजकल की बारिश तो नॉर्मल है, लेकिन इसमें जो दूसरे फिनोमेनाज हो जाते हैं, ये जो पिछले दिनों बारिश हुई है उसमें पंजाब के कुछ इलाकों में ज़ालाबारी बहुत ज्यादा हुई है, तो ये ज्यादा खतरनाक है। लेकिन बारिश मामूल के मुताबिक है, ये कल से स्टार्ट होगी वैसे, या आज रात से कुछ इलाकों में, तो अगले 2 दिन ये रहेगी और उसके बाद फिर आगे मौसम जो है वो कुछ दिन खुशक है। यानी थोड़ी सी आप कहते हैं ना कि जैसे बाहर का मौसम है तो टेम्परेचर थोड़े से बढ़ेंगे, लेकिन इतने ज्यादा भी नहीं है। फिर इसके बाद देखेंगे कि जी अगले 2 हफ्तों में, जो रमजान के पहले 2 हफ्ते आप समझ लें कि अच्छे गुजरेंगे, लेकिन आगे अगर खुशक मौसम रहा तो फिर गर्मी हो जाएगी, और अगर दरमियान में फिर कुछ सिलसिला आ गया तो इंशाल्लाह रमजान अच्छा गुजर जाएगा। अच्छा, ये ज़रा हम थोड़े से अलार्म हो गए। आप बताइए कि PTMA की जानिब से बताया गया है कि मुख्तलिफ सियाहती मकामात पर तूफ़ान वगैरह का ख़तरा भी है और वहाँ सफ़र करने वाले मुहतात रहें। तो क्या आप बता सकते हैं किन इलाकों में ऐसा ख़तरा हो सकता है? बिल्कुल, आजकल जो मौसम जो होता है वो उसमें थोड़ी सी शिद्दत आ भी सकती है, आंधी भी आ सकती है, फर्ज करें जी कुछ इलाकों में। फिर जो पहाड़ी इलाके वहाँ पे स्नोफॉल भी ज्यादा हो सकती है। तो स्नोफॉल के अलावा बारिश भी उन इलाकों में पहले भी काफी अच्छी बारिशें हुई हैं और अब भी इम्कान कुछ इलाकों में अच्छा है, तो ये लैंड स्लाइडिंग का खतरा होता है। तो इसलिए हमने जो हमारे ये विजिटर्स हैं या जो जाते हैं टूरिस्ट, उनको अलार्म कर दिया है कि जी आप थोड़ा सा मुतात रहा करें सफर करने से पहले। 1-2 दिन की बात है, ये लंबा सिलसिला नहीं है कि जो आपकी वो किसी भी मूवमेंट को डिस्टर्ब। बारिश वगैरह का सिलसिला या पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का कब तक चलेगा, और क्या जनूबी इलाकों पर्टिकुलरली कराची में भी कोई तब्दीली आएगी मौसम में? देखें, अगर ऊपर हमारे अपर एरियाज में कुछ हवा ठंडी आती है या बारिश का सिलसिला आता है तो डेफिनेटली उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट जो होता है वो साउथ में भी जाता है। वहाँ पे बारिश बेशक ना होगी, लेकिन टेम्परेचर थोड़े से पहले की निस्बत कम होंगे, तो मौसम तकरीबन ओवरऑल तब्दील हो जाता है। थोड़ा बहुत उसका जो असर है नीचे के इलाकों पे भी चला जाता है। शुक्रिया आपका महर साहब। बहुत शुक्रिया। अच्छा, हम ऑब्वियसली हमारे एक्सपर्ट्स जो होते हैं मौसमियात के, उन्हें ऑन स्पॉट कर देते हैं, ज़रा ऑन द स्पॉट के ज़रा बताएं कि अच्छा मौसम कब आएगा एंड ऑल दैट। लेकिन देखें, अब मार्च आ गया, अप्रैल में, मतलब गर्मियाँ तो अब शुरू हो ही जाएंगी। सो अ फ्यू गुड डेज आजकल हमें नज़र आ रहे हैं, उसके बाद इवेंचुअली तो आपको पता है ज़्यादा मौसम तो गर्म ही होना है, इफ़ यू टॉक अबाउट कराची स्पेशली। अच्छा जी, अब हमें लेनी है एक ब्रेक एंड गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। कुछ देर में वापस आ रहे हैं। वेलकम। इफ यू गाइस आर जस्ट जॉइनिंग अस, वेल वी आर हियर। तो लिहाजा पूरा रमजान इंशाल्लाह हम 4 to 6 आपके साथ हुआ करेंगे लाइव, और जो सुबह में आप एनी अदर टाइम यू विल सी अस, दैट्स अ रिपीट। तो ये कंफ्यूजन हम अभी क्लियर कर दें। अच्छा जी, ओके जी। इफ्तारी की तैयारियां चल रही हैं और पहला रोजा और संडे भी, सो सोने पे सुहागा हो गया है ना, सब कुछ ही हो गया जी। ठीक है जी। मुल्क भर में आज पहली सहरी हुई है, लेकिन कराची समेत मुल्क के बेशतर शहरों में सहरी के औकात में गैस गायब रही है, जिसमें खवातीन को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। इसलिए उन्होंने मर्दों को भेज दिया है बाजार। ऐसा ही होना चाहिए ना। वैसे तो खवातीन चिल करें, मर्दों को कहें बाहर से जाके सहरी लाया करें, लेकिन प्रॉब्लम है ये काफ़ी, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत से इश्यूज हो जाते हैं। हम आपको हर जगह लेके चलेंगे मुल्क के बहुत से शहरों में, एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि वाकई प्रॉब्लम थी ये गैस की, एंड अदरवाइज क्या तैयारी चल रही है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि क्या तैयारी चल रही है। कहाँ से शुरू करें? इफ्तार लाहौर से लाहौर से हमें बता रही हैं हिरा।
जी बिल्कुल, लाहौर में रमज़ान की तैयारियां जोशो खरोश के साथ जारी हैं। रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना शुरू होते ही हर किसी का दिल करता है कि वो इफ्तारी से पहले अपने घर जाए और दस्तरखान को खूबसूरत सा सजा ले। अगर हम बात करें दुकानदारों की रौनके की और बाज़ारों में रौनकों की, तो बाज़ारों में इस वक्त रश बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। हर कोई बाज़ार में फल, समोसे, पकौड़े और खजूरें ख़रीदता हुआ नज़र आ रहा है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि समोसे इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में है और मज़ीद समोसे डाले हुए हैं और साथ ही साथ कचौरियाँ भी हैं जो कि धड़ाधड़ लोग ख़रीद रहे हैं। आज पहला रोज़ा है और आज संडे भी है। हर किसी का दिल कर रहा है कि जल्दी से इफ्तार हो और हमें अपनी फैमिली के साथ आज का रोज़ा इफ्तार करें। जी समोसे अच्छे लग रहे बहुत थे मजे एंड के आई लग कैन टेल कि आलू के समोसे खुशबू ही आ रही थी यहाँ तक, खुशबू मुझे लग रहा पहुंच गई। था। और समोसा हो और देसी घी में हो तो क्या ही बात है। बहुत ही आला, लेकिन कुछ घंटे वेट करने हैं, अभी ना सोचें ऐसी बातें नहीं करेंगे। और बन्नू में लोग बहुत खा पी रहे हैं भाई, मतलब तैयारी कर रहे हैं उसकी। और रमज़ान में इफ्तारी के लिए दुकानें सज गई हैं, सज रही हैं। हमारे यहाँ आपको पता है कराची में बाज़ ऐसी दुकानें जहाँ दोपहर 2 बजे अगर आप जाएं दही बड़े वगैरह कुछ लेने के लिए कुछ नहीं मिलता, इट्स ऑल सोल्ड। दोपहर 3 बजे तो बहुत देर हो गई है। एक्चुअली इट हैपेंस टू अ लॉट ऑफ द प्लेसेस। तो जी पकौड़े, समोसे, सज्जी मछली, सज्जी, यू मछली। नेम इट, चीजें बन रही हैं बन्नू में। और कौन हमें बता रहे हैं? मंजूरुद्दीन, ओवर टू यू। जी बन्नू में रमज़ान की इफ्तारी के लिए दुकानें सज गई हैं, जिनमें पकोड़े, समोसे, सज्जी, मछली, दही बल्ले, चाट, छोले, लोबिया, खासकर बीफ पुलाव शामिल हैं। ये लवाज़मात इफ्तारी दस्तरखान के लिए लाजमी जुज़ समझे जाते हैं। इफ्तारी की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों का रश दिखाई दे रहा है। लोग अपनी हैसियत के मुताबिक इफ्तारी की खरीदारी कर रहे हैं। यहाँ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि बन्नू बीफ पुलाव दस्तरखान के लिए लाजमी जुज़ समझा जाता है, इसलिए इफ्तारी से कबल बड़े बड़े देगचों में ताज़ा बीफ पुलाव लाया जाता है। लोग खरीद कर घरों को ले जाते हैं। माह रमज़ान में बन्नू के लोग बीफ पुलाव शौक से खाते हैं। शायद ही बन्नू का कोई घर ऐसा हो जहाँ बीफ पुलाव ना पकता हो। अगर किसी घर में पुलाव ना पकता हो तो लोग बाजार से खरीद कर ले जाते हैं। नमाज तरावी के बाद भी लोग बीफ पुलाव शौक से खाते हैं और ये सिलसिला रात गए तक जारी रहता है। मैं अभी इनको समझा रहा था, थैंक यू मंजूरुद्दीन, के दही बड़े और दही भल्लों में क्या फ़र्क होता है। दही भल्ले इज़ लाइक अ मलगूबा मिक्सचर ऑफ प्याज, उसमें चटनियाँ ज़्यादा होती हैं, दही भल्ले, ओके। उसमें आलू भी होता है, उसमें काफ़ी कुछ और बड़े में क्या होता है? बड़े में सिर्फ दही और फुल्कियाँ ही होती हैं ज़्यादातर। उसमें आप कुटी हुई मिर्चों वाला मसाला डाल लें ऊपर, बस ये कर लें। दोनों एक्सेप्टेबल हैं, थैंक यू वेरी मच। कुछ भी आप मंगवा अभी हम आगे सकते हैं। बढ़ेंगे। एक और अहम इशू जो हमने डिस्कस करना है, कराची में बोट बेसन फूड स्ट्रीट पर मामूली कलामी पर मारपीट का वाक़या हो या पढ़े लिखे नौजवानों का लिटरली एक दूसरे के हाथों कत्ल हो, पौश इलाकों में निजी पार्टियों के दौरान मनशियात का बढ़ता हुआ इस्तेमाल हो, या शहर में ट्रैफिक हादसात के बाद डंपर और टैंकरों को जला देने के वाक़यात हों। टॉलरेंस, बर्दाश्त खत्म, वायलेंस उरूज पर। ऐसा लगता है ये वायलेंस और तशद्दुद की एक नई लहर है जिसकी पता नहीं सोशल वजूहात भी हैं, कुछ और वजूहात हैं। इस तमाम तर सूरत हाल में सिंध हुकूमत, पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार जो है वो काबिल इत्मीनान दिखाई नहीं देता। कराची के इलाके लियाकताबाद और गुजरनाले के करीब डंपर की टक्कर से एक और मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक हो गया। ये रोज़ की हमें ऐसी कोई खबर आती है। ड्राइवर मौके से फरार हो गया। ये भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, इसी तरह ही होता है। मुश्तल अफराद ने डंपर को जलाने की कोशिश की जिसे नाकाम बना दिया गया और इससे पहले भी हादसात के बाद शहर में डंपर्स और वाटर टैंकर्स जलाए गए हैं। ये बहुत ही आम सी बात जो है वो होना शुरू हो गई थी। सो इट नीड्स टू स्टॉप। काफ़ी दावे किए गए गवर्नर सिंध कामरान चिसोरी मौजूदा सूरत हाल पर सिंध हुकूमत को अक्सर तनकीद का निशाना बनाते रहते हैं। उन्होंने कल साफ कहा कि उन्हें इख्तियारात मिल जाएं तो चंद घंटों में कराची के मसले हल हो जाएं। कुछ लोग सोशल मीडिया पे लिखते हैं कि गवर्नर साहब कहते हैं मैं डंपर के आगे खड़ा हो जाऊंगा। भाई मेरे पास 18वीं तरमीम के बाद एग्जेक्टिव इख्तियार नहीं है। आप 1 घंटे का इख्तियार दें और आप ट्रैफिक को सीधी लाइन में ना देखें तो मेरा 1 घंटा ख़त्म कर दें। आप दें इख्तियार, अगर कराची के नलों में पानी ना आ जाए तो आप इख्तियार ख़त्म कर दें। आप दें इख्तियार, अगर कराची में स्ट्रीट क्राइम हो जाए और कोई एक शख्स मारा जाए, फिर देखें आप कमाल। ये तभी मुमकिन है जब दिल से और नीयत से लोगों का एहसास करके काम किया जाए। हमें अपने माशरे को ठीक करना है। इस माशरे में जहाँ ऐसी ड्रग्स जैसी लानत
सराहियत कर रही है और आप सबके सामने मुस्तफ़ा आमिर केस आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। ऑलराइट, ये आपने सुन लिया। ये जो ये असला है कि नुमाइश वाला ये कल्चर है ना, ये जितना भी कहें कि ये इसको बंद कर देंगे और ख़त्म हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं दोबारा से। इसी भी हम बात करते हैं। नादिर नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान है हुकूमत सिंध के। शुक्रिया नादिर साहब। नादिर साहब, सबसे पहले तो ये बोट बेसिन वाला वाक़या, CCTV फुटेज तो आपने भी देख ली होगी। आप नौजवान हैं, सोशल मीडिया पे सारी जगह आपके अकाउंट्स होंगे। गार्ड्स हमेशा की तरह गिरफ्तार हो जाते हैं, जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो नहीं हाथ में आता, वो नहीं गिरफ्तार होता, वो नहीं कानून की गिरफ्त में आता। इस केस में शाहजैन मरी हैं जो कि फ़रार हो गए, भाग गए, ज़ाहिर है इन्फ्लुएंशियल होंगे। सर, ऐसा ही क्यों होता है हमेशा और इस मरतबा भी हुआ? जी थैंक यू। सबसे पहले तो आपको और आपके तमाम ऑडियंस को रमज़ान मुबारक। जी आप देखें, बिल्कुल ये एक इशू पाकिस्तान में आज से नहीं, बहुत सालों से मैं भी इसी माशरे में पला बड़ा हूँ, ये सामना करना पड़ा है हमें अनफॉर्चुनेटली। बट इस पर अभी बहुत ज़्यादा सख्ती सिंध हुकूमत की तरफ से आई गई है। ये जो शख्स है बोट बेसिन वाक़े वाला, इसमें मैं आपको बताऊँ कि इसका सगा मामू MPA है, सगा एक और मामू MNA है। तो ये एक बासर शख्सियत है, मगर उसके बावजूद सिंध हुकूमत ने कोई भी लीनियंसी नहीं शो की, ना सिर्फ FIR काटी बल्कि FIR के बाद इसका एक पॉश इलाके में घर है, खैबान शुजात डिफेंस में मेन रोड पे, वहाँ पे छापा मारा। छापे के बाद इसकी गाड़ी जब्त की, इसका असला जब्त किया, इसके जो गार्ड्स मौजूद थे उनको अरेस्ट किया। उसके लिए भी अंदर तलाशी ली गई, पर वो क्योंकि जाहिर सी बात है इसकी माइंडसेट था कि वो भागेगा, तो वो रात को ही शायद भाग चुका होगा। तो इस पे एटलीस्ट सिंध हुकूमत की तरफ से आपको कोई कोताही या कोई लेजीनेस नहीं शो हो रही। सिंध हुकूमत इज वेरी सीरियस अबाउट मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर इन द सिटी। किसी को भी लेंसी नहीं शो की जाएगी और जगह जगह पुलिसिंग इंक्रीज कर दी गई है। आप भी शहर में घूमते होंगे, आप भी देखते होंगे कि जगह जगह नाके पुलिस के लगाए गए हैं। तो चले, हमने एक एग्जांपल लिया ऑफ दिस लेटेस्ट इशू जो अभी हुआ है, मतलब प्लेन क्लोथ्स में, आम कपड़े, सादा लिबास में आते हैं, ये गार्ड्स होते हैं, पता भी नहीं इंसान को अगले को चलता कि ये कौन है जो इस तरह अस्त्रा उठा के मेरी तरफ आ रहा है। और ये हम बहुत रैम्पेंट देखते हैं। क्या ये गिरफ्तारी का मतलब ये हुआ कि अब ये होने नहीं दिया जाएगा? कोई आप सख्ती से रोकेंगे कि लोग जो है इस तरह अपने गार्ड्स लेके प्लेन क्लोथ्स में दंदनाते नहीं फिर सकते? हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर कि ये दोबारा ना हो? देखिए, अगेन लाइक आई वाज हम्बली सजेस्टिंग दैट पुलिसिंग हैज़ इंक्रीज्ड ऑल ओवर द सिटी। मैं भी शहर में जब फिरता हूँ, मुझे भी जगह जगह रोकते हैं। मेरे पास अल्लाह का शुक्र है कोई गार्ड्स वगैरह ऐसी कोई चीज़ नहीं है मेरे पास, बट फिर भी मेरी गाड़ी को शक के बुनियाद पे रोकते हैं, वेरीफाई करते हैं भाई कौन है, पेपर्स देखते हैं और मैं भी उनके साथ ताउन करता हूँ। मैं आगे से कोई इस तरह की बदतमीजी, पुलिस वाले अपना जॉब कर रहे होते हैं। मैं एक नबील, मसला पता है क्या है कि पुलिस वालों की भी क्या चले, जिस अंदाज में ये लोग आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, पहले एक गाड़ी, फिर पीछे हैबतनाक होलियों में गार्ड्स जिनकी पता नहीं क्या ट्रेनिंग है, क्या नहीं है, इनका असलहा लाइसेंस याफ्ता है, नहीं है, फैला रहे होते हैं by their presence। जैसे हम आम जबान में VIP कल्चर कहते हैं। एक होता है VIP कल्चर जिसमें किसी कंपनी ने गार्ड्स फराहम किए होते हैं या पुलिस के गार्ड्स होते हैं। ये जो कैटेगरी वी आर टॉकिंग अबाउट एंड वी हैव सीन इन दिस वीडियो, यू नो दिस कैटेगरी वेल। इसमें ये गार्ड्स कहाँ से आते हैं? इनके अपने इलाकों से आते हैं। इसको कोई रोकेगा, टोकेगा? बिल्कुल जी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि 3 तलवार पे बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स है। वहाँ पे तमाम बड़ी गाड़ियों को रोका जाता है, ना सिर्फ छोटी सुजुकीज को बल्कि लैंड क्रूजर्स को मेरी आंखों के सामने रोका जाता है। उनको वेरीफाई किया जाता है कि उनका असला लीगल है, उनके पास परमिशन है या नहीं है। देखिए, आम तौर पे तो परमिशन नहीं होती, बट कुछ केसेस में क्योंकि वो इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो हाईली सेंसिटिव टारगेट्स होते हैं, जाहिर सी बात है हुकूमत का काम होता है कि हर किसी को प्रोटेक्शन देना होता है, स्पेशली जो हाईली लाइकली जो टारगेट्स होते हैं, लाइक फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट, टीवी, आपके मीडिया पर्सनालिटीज बहुत सारे हैं, टीवी चैनल के मालिकान बहुत सारे हैं, उनको परमिशन गवर्नमेंट पर देती है। और जाहिर सी बात है पूरी सिक्योरिटी वेटिंग के बाद कि इसको ज़रूरत है भी या नहीं है गार्ड्स कैरी करने का, और फिर इंश्योर भी करते हैं कि उनके जो गार्ड्स हैं प्रॉपर लाइसेंस स्टोर ट्रेंड हो, ताकि उन गार्ड्स का फिर गलत इस्तेमाल, और अक्सर होता भी नहीं है। ये जो इंडिविजुअल जो केस अच्छा, है, एक और बात हमने आपसे करनी है, और आप चूंकि नौजवान हैं, जाहिर है आपका भी सर्कल होगा, मिलते मिलाते होंगे और बताते होंगे आपको लोग, या आपने देख
देखा होगा कि हमारे यहाँ मनशियात का जो इस्तेमाल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, पर्टिकुलरली यहाँ तक कि पहले तो यूनिवर्सिटियों में हम सुनते थे या वैसे अदरवाइज प्रोफेशनल नौजवानों में, अब स्कूल्स की हद तक ड्रग्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो गया है। हमने देखा वज़ीर इत्तलात सिंध बहुत दफ़ा इस मसले पे बात कर चुके हैं। अब क्या स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है? बीच में ये भी सुना था कि बच्चों के कोई टेस्ट लिए जाएंगे, लेकिन जाहिर है वो एक अदर इशू है, उसमें अपनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। खास तौर पे ये मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के बाद जो नाम सामने आ रहे हैं, मतलब ये साहिर हसन की गिरफ्तारी है, उसके बाद अरमगान को जो कि एक डब्बा जिसको वो सॉफ्टवेयर हाउस का एक स्लैंग है वो भी चला रहा था, ये सारे बड़े इन्फ्लुएंशियल वेल प्लेस्ड और एजुकेटेड लोग हैं। तो इसको तो हम एक क्लास डिफरेंस भी कह सकते हैं। इनमें ये सब कुछ हो रहा है, इनकी पकड़ भी नहीं हो रही, सहूलतकारी हो रही है, इनफैक्ट ऑन द कॉन्ट्ररी। और इन तक ये ड्रग्स पहुंच रही हैं इस इतने बड़े शहर में। जी अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। मैं आई हैड द मिसफॉर्चून ऑफ सिटिंग विद अरमगान्स फादर ऑन अ टॉक शो 2 days ago, तो आई वाज शॉक्ड एट हिज माइंडसेट। मतलब वो प्राउडली कह रहा था कि हाँ मेरा बेटा मंशियात यूज करता है मगर सेल नहीं करता। मैंने कहा यार ये कोई प्राउड होने की तो बात नहीं है। खुदा ना खास्ता अगर मैं जब कॉलेज या स्कूल डेज में था, अगर सिगरेट तक भी अगर मेरे, जो कि मैं नहीं पीता हूँ, मेरे अगर पेरेंट्स को पता होता वो तो मुझे ग्राउंड कर देते, मुझे घर से नहीं निकल देते, ऐसे ही मुझे पनिश करते। बट एक ओवरऑल मैंने डिक्लाइन देखा है हमारे माशरे के अंदर अनफॉर्चुनेटली। जो हमारे आजकल के जो वालिदैन हैं वो उनका शायद स्टैंडर्ड थोड़ा चेंज हो गया। वो पार्टीज में बच्चों को इजाज़त देना और ये ड्रग्स यूज़ करना, इसको उस तरह से स्ट्रिक्टली कंट्रोल नहीं करे। हुकूमत हर जगह नहीं आ सकती, बट मी बीइंग अ पर्सन लिविंग इन दिस सोसाइटी थ्रू योर व्यूअर्स, जो कि माशाल्लाह लाखों करोड़ों में आपके व्यूअर्स हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा वालिदैन को कि सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी होती है। चैरिटी बिगिंस एट होम। अपने बच्चों पे थोड़ा डिसिप्लिन, मैं नहीं कह रहा सख्ती वर्ड यूज़ नहीं करूंगा, बट डिसिप्लिन, और अगर डिसिप्लिन के बाद अगर वो नहीं मानते तो फिर सख्ती भी इस्तेमाल करें, बिकॉज ये बच्चे आपकी सरमाया है, इस मुल्क का सरमाया है, इनको इस तरह से ज़ाया नहीं होने दें। ये जो स्पेशली जो स्कूल गोइंग किड्स हैं, चेक करें इनकी गैदरिंग किनके साथ है, उठना बैठना किनके साथ है, लेट नाइट्स इनको नहीं जाने दें। हुकूमत ने तो देखिए जो हमारी जो नारकोटिक्स की मिनिस्ट्री है उसने बहुत ज़्यादा सख्ती की हुई है, रेड्स भी करते हैं, बल्कि पिछले दिनों में जो ये चाय कैफेज होते हैं, चाय कैफेज पे भी सख्ती नाफिज कर दी गई है। हम ये भी हम आपसे पूछना चाहते हैं कि ये ड्रग्स स्कूलों कॉलेजेस वगैरह में, ये तो हकीकत है, पता चल गया, बट ये कहीं से तो आ रही है, तो वहाँ की सर्वेलेंस, वहाँ कोई टफ किए जाए चेक पॉइंट्स पे कि चेकिंग हो कि किधर से कितने आसानी से। और फिर इस अरमगान इस मुस्तफ़ा केस में तो ये भी पता चला है कि कोरियर सर्विसेज भी यूज़ हो रही हैं, ड्रग्स को इधर से उधर वही यूज़ हो रही है, इधर से उधर होने के लिए। तो ये क्या आप लोग चेक कर रहे हैं, कुछ कोई आप लोग सोच रहे हैं कि इस पे किस तरह रोकथाम की जाए, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजेस में तो ये चीज़ रैम्पेंटली बिक रही है? जी बिल्कुल, ये जो मुस्तफ़ा आमिर का अनफॉर्चुनेट केस है, इसने तो एक पैंडोरा बॉक्स खोल दिया है। और इस इंसिडेंट का एक जो ऑब्वियसली एक अनफॉर्चुनेटली एक बंदे की जान गई है, वो एक इन्वेस्टिगेशन अलग चल रही है, बट इसके साथ साथ FIA की अलग इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये जो स्कैम कॉल सेंटर उन्होंने बनाया था, फिर सिंध हुकूमत की तरफ से जो हमारी जो सिंध पुलिस है वो जो ड्रग्स का जो पूरे मामला है वो भी देख रही है, नारकोटिक्स मिनिस्ट्री भी इन्वेस्टिगेट कर रही है किस तरह कोरियर से। बिल्कुल हमने भी मीडिया से सुना है कि कोरियर से मंगाता था और फिर स्नैपचैट एक ऐप है उसके थ्रू फिर बच्चों को जाके बेचता था और लाखों क्या करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस ये शख्स करता था। जो I'm forgetting his name, शिराज या दूसरा जो शख्स है हसन। अच्छा, अब होपफुली कि ये कोरियर कंपनीज को भी जरा उनसे भी पूछा जाए कि भाई ये क्या हो रहा है, क्या आपका सिस्टम है, किस तरह आप चेक करते हैं, क्या नहीं करते। अब नबील एक और बात आपसे डिस्कस करनी है, इशू रादर कि डंपर्स, टैंकर्स आए रोज़ लोगों की जान ले रहे हैं, वो तो ले रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ फिर लोग उनको आग भी लगा रहे हैं। सो जिसका कसूर होता है वो तो वहाँ से भाग जाता है, लेकिन उसके समेत 5 डंपर्स जो और गुजर रहे होते हैं उनको भी आग लगा दी जाती है। इस पे कोई सोचा है हुकूमत की तरफ से कि एक तो पहले इंसिडेंट्स, एक्सीडेंट्स को कैसे कम करना है, इनकी फिटनेस को और कैसे बेहतर बनाना है, और दूसरा जो वायलेंस है इन वाक़यात से जुड़ा, उसको कैसे रोका जाए आगे के लिए? जी बिल्कुल, जो वायलेंस भी है इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ द ओवरऑल डिके इन आवर सोसाइटी। अनफॉर्चुनेटली पिछले एटलीस्ट 10 सालों से तो
जो एक ओवरऑल नैरेटिव गरीब वर्सेस अमीर, आई मीन अनफॉर्चुनेटली ये बनाया गया है नफरत अंगेजी और लोगों की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको चैनल करके अपने पॉलिटिकल मकासद के लिए इस्तेमाल करना। इसने और जो ये जलाने के जो वाक़यात है, ये भी एक पॉलिटिकल पार्टी के एक लीडर है जिनको हमने फिर अरेस्ट भी किया उसके बाद, बिकॉज ऑब्वियसली वी कैन नॉट टॉलरेट सच पोलराइजेशन एंड इश्तियाल अंगेजी को हम अफोर्ड नहीं कर सकते आज के माशरे में। तो ये एक ओवरऑल डिके हमारी सोसाइटी में है, लोग फ्रस्ट्रेटेड भी हैं अनफॉर्चुनेटली महंगाई की दीगर वजूहत की वजह से, बिजली की लोड शेडिंग है, गैस का लोड शेडिंग है। तो फिर ये जो पॉलिटिकल जो कुछ इमेच्योर जो लीडर्स हैं या जो सेल्फ सर्विंग जो लीडर्स हैं वो फिर इस्तेमाल करते हैं अपनी आवाम को, और उनके जो वोट बैंक है उसमें तो कोई इंक्रीज आता नहीं है जो उनका टारगेट ओरिजिनली होता है, मगर फिर इस तरह की वायलेंस के वाक़यात अनफॉर्चुनेटली आ जाते हैं। तो हमने उस फिर पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट भी किया और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि हम टॉलरेट नहीं करेंगे, बट उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली इस तरह की कुछ रिपोर्ट्स आए हैं। देखिए जहां पे अगर कोई एक्सीडेंट होता है फाइनली नादिर करते हैं। जी फाइनली नादिर आप हमारे साथ हैं, हम पूछना चाहते हैं कि ये पानी का क्या इशू है कराची में, हमें एक दफ़ा वंस एंड फॉर ऑल प्लीज़ बता दें, बिकॉज ये बड़ा ही रमज़ान भी स्टार्ट हो गया, गर्मियाँ तो वैसे ही हो रही हैं, गैस के इश्यूज अलग है, बिजली अलग है, अब अगर पानी भी ना मिल रहा हो। एंड द लेटेस्ट इज वाटर बोर्ड के पेपरी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का भी बड़ा ब्रेकडाउन जो है वो आ गया है, सो अब और नहीं आया और पेपरी। जी नादिर बताइए। जी बिल्कुल, देखें पानी का बिल्कुल ये इशू डिस्कस हुआ था सीएम साहब के साथ, तो उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि सबसे पहले तो इमरजेंसी बेसिस पे जो हब रिवर डैम है वहाँ से पानी के को सोर्स किया जा रहा है कराची की जो इमीडिएट जो शॉर्टफॉल है उसको पूरा करने के लिए। और K4 प्रोजेक्ट का भी जब मैंने पूछा सवाल तो उन्होंने यही बताया कि इस पे तेज़ी से काम हो रहा है, जहाँ पे अक्सर जो आप शिकायत भी है पब्लिक की कि खड्डे खोदे जाते हैं रोड पे, तो बिल्कुल खड्डों से आपको तकलीफ तो हो रही होगी, बट गुड न्यूज़ है ये खड्डे खोदे जा रहे हैं K4 की लाइन बिछाने के लिए, एंड विद इन 1 ईयर इंशाल्लाह K4 का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। नादिर, we'll speak to you about that again some other time, but thank you for this। इस वक्त ब्रेक ले रहे हैं और वापस आ रहे हैं थोड़ी देर। जी बड़ा मजा आता है हमें वैसे इस महीने में जो इफ्तारियां दिखाने का मजा होता है ना, कभी कभार हमें बड़ी डिफरेंट चीजें भी मिल जाती हैं, बट नॉट ऑलवेज। अब गुजरांवाला में क्या हो रहा है, वहाँ तो वही मतलब समोसे वगैरह ही चल रहे होंगे, क्या ख्याल है? अब मेरा ख्याल है कि ये पता करना पड़ेगा, और ये पता करने के लिए हमें जाना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन के लिए, और वहाँ पे हमारा इंतजार कर रहे हैं उस्मान खलील। आज ही गुजरांवाला में भी रमजानुल मुबारक की पहली इफ्तारी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। एक तरफ तो घरों में पहली इफ्तारी का एहतमाम किया जा रहा है, तो दूसरी जानब हम देख रहे हैं कि शहर भर में जो समोसों कचौरियों की दुकानें हैं वहाँ पर भी जो है समोसे कचौरियाँ तैयार की जा रही हैं, और शहरियों की बड़ी तादाद हम देख रहे हैं कि दही भल्ले चाट समेत समोसों कचौरियों की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रही है, क्योंकि गुजरांवाला खुश खुराक शहरियों का शहर है। तो जब तक दस्तरखान पर समोसे कचौरियाँ समेत दीगर लवाजमान ना हो तो इनको अफ्तारी का मज़ा ही नहीं आता। तो इसलिए इस वक्त मैं एक दुकान पर मौजूद हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में शहरी जो है समोसों कचौरियों समेत दीगर अशिया की खरीदारी में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा फलों की खरीदारी भी काफ़ी तेज़ी देखने में आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ जो है चिकन रोल, चिकन समोसे समेत दीगर अशिया तैयार की जा रही है, और पहले रमज़ानुल मुबारक की इफ्तारी को भरपूर अंदाज में करने की तैयारियां इस वक्त की जा रही हैं। मैं तो एक ही आंख से देख रहा था, क्योंकि दोनों आंखों से देख के ऐसा लग रहा था बहुत बुरी बात हो जाती है, फिर अच्छी बात नहीं है। लेकिन कीवीज देखे थे, वो कीवीज भी काट के रखे हुए। बिरयानी का एक तो मुझे रंग बहुत अच्छा लगा, और ये फ्रूट चाट विद कीवीज ऑन इज लाइक, पिस्ते भी ऐसा लग रहा है कि ऊपर डाले हुए किसी ने। पिस्ते नहीं, उसके अगले वाला पास्ता था, पास्ता की पिस्ती तो नहीं करती। नहीं, कीवीज के साथ ड्राई फ्रूट डाले हुए थे। चले जो दिल चाह रहा है डालें चीजें और मजे मजे की चीजें बनाएं। अच्छा, अब क्वेटा में मौसम भी ठंडा है, और ठंडे मौसम में तो खाने पीने की और चाह होती है। वहाँ क्या चल रहा है, सलमान अशरफ? यस, सलमान अशरफ बता रहे हैं। जी, मैं इस वक्त क्वेटा के मेन बाज़ार में मौजूद हूँ, जहाँ पे अफ्तारी का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है, शहरियों की जानिब से ख़रीदारी का अमल तेज़ हो गया है। कोई यहाँ पे सब्ज़ी ख़रीद रहा है, कोई फल फ्रूट की दुकान पे मौजूद है, और कोई अचार, चटनी और मुरब्बों की ख़रीदारी में मसरूफ़ अमल है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पकोड़े, समोसे, जलेबियाँ तैयार करने का अमल भी शुरू हो गया है। जैसे जैसे वक्त करीब आएगा ये तमाम चीज़ें तैयार हो जाएंगी, और शहरी इसकी ख़रीदारी के बाद
अपने दस्तरखान की जीनत इन्हें बनाएंगे। शहरियों का कहना है कि दस्तरखान की जीनत ये तमाम चीज़ें ना हो, उन्हें ऐसा लगता है कि रमज़ान ही नहीं है, जबकि दूसरी जानिब वो महंगाई के हवाले से भी दुहाई देते नजर आते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि सरकारी निज़ामे पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो काफ़ी हद तक रश बढ़ गया है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें मज़ीद इजाफा हो जाएगा और जैसे ही रोज़े की अफ्तारी का वक्त करीब आएगा, बाज़ार में तिल धरने की जगह भी किसी को नहीं मिलेगी और लोगों की कोशिश होगी कि वो जल्द से जल्द सामान ख़रीद कर अपने घरों में पहुँच कर अपने बच्चों के साथ अफ्तार कर सकें। देखिए, इस तरह सलमान अशरफ ने अच्छी तरह दिखाया, क्योंकि दिखाया नहीं दिखाया टाइप ही होना चाहिए, वरना गुजरांवाला तो हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे। अच्छा जी, ये हो गई इफ्तारियां। आप कहाँ बिजी हैं? मैं ज़रा चेक कर रहा था कि क्या मेन्यू चल रहा है। हाँ। मेन्यू चल रहा है। देखिए, हमें माफ़ कर दे, पहले रोज़े पे तो यही होगा और फिर आज संडे भी है, तो हम ज़रा अपने आप को रीट्यून कर रहे हैं, क्योंकि इस महीने इंशाल्लाह हर दिन आपके साथ होंगे। वीकेंड पे जी, कल पिछले 1-2 दिनों में आपने देखा होगा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के दरमियान व्हाइट हाउस में मुलाकात क्या हुई, वो तो एक शोडाउन हो गया। मतलब एक मैक्सिकन शोडाउन होता है, तो वो उस तरफ बात जा रही थी। पूरी दुनिया में ये वीडियो वायरल हुई। दोनों शख्सियात के दरमियान तल्ख कलामी की वीडियो पर घर घर तबसरा भी हुआ। रूस के लिए ये सूरत हाल नेमत से कम नहीं। रूस ने ज़ेलेंस्की के दौरा अमेरिका को यूक्रेन की मुकम्मल सियासी सिफारती नाकामी करार दे दिया। अमेरिकी सदर ट्रंप से तल्ख मुलाकात के बाद यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की बरतानिया पहुंचे और 10 डाउनिंग स्ट्रीट में बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात उन्होंने की। सदर ट्रंप के बरक्स बरतानवी वज़ीर आज़म ने यूक्रेनी सदर को गले लगाकर इस्तकबाल किया। वो ऐसा लग रहा था क्यों रो रहे हैं कि देखिए मेरे साथ क्या हुआ है अमेरिका में। खैर नहीं, यूक्रेन के साथ खड़े रहने की यकीन दहानी कराई और यूक्रेन को $2.8 अरब का कर्ज देने का ऐलान किया। यूक्रेन रूस जंग ने जहां यूरोप में ताकत के तवाज़ुन को खतरे में डाला है, वहीं 3 साल गुजरने के बाद इस जंग के बायस कोल्ड वॉर की तर्ज के नए इत्तेहाद भी तश्कील पाते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर मलिहा लोधी, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर, सीनियर सिफारतकार हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, आप हमें टाइम निकालती हैं। अब ऑब्वियसली आपका एक बहुत वसी और आला तरीन सतह का जो सिफारती तजुर्बा है, सबसे पहले उससे सामने रखते हुए हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि जुमे को जो सब कुछ हमने देखा, जो ओवल ऑफिस में हुआ अमेरिका में, जो मेहमान ने किया, जो मेज़बानों ने किया, क्या ऐसी कोई और मिसाल है? डिड इट सीम वेरी नॉर्मल टू यू? बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी लग रहा था हमें। तो मुझे तो तारीख में कोई ऐसी चीज़ नहीं याद आती जिस तरह से सदर ट्रंप ने प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की से बर्ताव किया हो। वो भी टीवी कैमराज सारा कुछ ऑन था, फुल पब्लिक व्यू में जिस तरह से उन्होंने उनकी बेइज्जती की, बेकदरी की और उनको झाड़ पे लाई। ही स्कोल्डेड हिम और जिस तरह से तलख कलामी हुई। ये और बात है कि सदर ज़ेलेंस्की ने भी फिर कोशिश की जवाब देने की, लेकिन नहीं, मेरी तो सफारती एक्सपीरियंस में, तजर्बे में, मैंने तो कभी नहीं इस तरह से कुछ। डॉक्टर साहब, इस डिस्कशन के बाद अमेरिका को एक तरफ हो गया, लेकिन बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक यूक्रेन के साथ खड़े नज़र आते हैं। अब आज की कॉन्फ्रेंस भी यही नज़र आने का इम्कान है। अब इस डिवीज़न में क्या यूक्रेन मसले का कोई पुरअमन देर पा हल निकलने की तवक्को की जा सकती है? लगता यह है कि सदर ट्रंप जो हैं वो यूक्रेन की जंग का खात्मा चाहते हैं जल्द अज जल्द, किसी भी कीमत पे। लेकिन जहाँ तक यूक्रेन का ताल्लुक है और यूरोपियन ममालिक का ताल्लुक है, वो चाहते हैं कि जो टर्म्स हैं जिस पे कि जंग का खात्मा होना है, वो टर्म्स जो हैं उसमें सिक्योरिटी गारंटीज़ होनी चाहिए यूक्रेन के लिए और यूरोप के भी सलामती के लिए। तो उसके लिए लगता है कि ट्रंप तैयार नहीं है। इसी से ही दरार पड़ी है मेरा ख्याल है यूरोप और अमेरिका के दरमियान। लेकिन देखना अब ये है कि लंदन में जो समिट हो रही है, जिसमें कि 12 से ज़्यादा ममालिक आ रहे हैं, उसका क्या आउटकम होता है, उसका नतीजा क्या निकलता है। यकजहती का मुजाहरा होगा यकीनन, लेकिन असल चीज़ जो देखने को है वो ये है कि उनकी स्टेटमेंट्स में क्या एक्शन होगा जिससे कि फिर वो ट्रंप को आमादा कर सकेंगे। लेकिन अब तक जो ट्रंप के बयानात आए हैं, जो उसका रवैया है, उससे तो वो लगता है कि वो यूक्रेन की जंग का खात्मा रूस की टर्म्स पे कराना चाहता है। यानी कि जो रूस ने इलाके जिस पे कब्ज़ा किया है, जो यूक्रेन का हिस्सा हैं,
वो नहीं, मेरा ख्याल है ट्रंप इसमें पढ़ना चाहता कि वो वापस दिए जाएं यूक्रेन को या नहीं। तो इस वक्त कब्ल वक्त होगा ये कहना कि क्या नतीजा निकलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान अब एक गल्फ आ गया है, जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है कोशिश कर रहा है कि उसको कम किया जाए, नैरो किया जाए, और कोशिश कर रहा है वो एक मीडिएटर का रोल प्ले करने में। मगर मुझे नहीं मालूम कि ट्रंप को कोई मीडिएटर भी एक्सेप्टेबल होगा। अच्छा, आपने यूरोप का ऑब्वियसली जिक्र किया, क्योंकि अमेरिका और यूरोप का एक दूसरे से इख्तलाफ सिर्फ यूक्रेन मामले तक नहीं है। ट्रंप के बाद टैरिफ वाला मामला भी है, फ़लस्तीन वाला भी है, ग्रीनलैंड वाला मामला भी है। तो यूरोप और अमेरिका अब एक पेज पर बिल्कुल नहीं है। क्या दुनिया में एक बड़ी सिफारती तब्दीली आप देख रही हैं डॉक्टर साहबा? नए ब्लॉक्स बनेंगे? देखिए, ट्रंप ने जिस तरह से अमेरिकी खारजा पॉलिसी को रिवर्स किया है मुख्तलिफ फ्रंट्स पे, फ़लस्तीनी गाज़ा के फ्रंट पे, यूक्रेन के फ्रंट पे, उससे तो यही लगता है कि एक जियोपॉलिटिकल अपहीवल है जो कि बर्पा हो गया है इसकी पॉलिसीज़ से। और देखना अब ये है कि आया यूरोप, जिसको मैं समझती हूँ कि ट्रंप ने कोई ख़ास यानी कि कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी है, उनकी एक नहीं सुनी है यूक्रेन के मामले पे। और बार बार उसने यही कहा है, ट्रंप ने अपने बयानात में पहले बहुत दफ़ा, कि नेटो की क्या ज़रूरत है या नहीं है, और ये कि यूरोपियन मुल्क जो हैं अमेरिका क्यों उनको बैंक रोल करे, वो अपनी सलामती, अपने डिफेंस को खुद लुक आफ्टर क्यों नहीं करते। तो इस हवाले से तो हम देख रहे हैं दुनिया में काफ़ी सिग्निफिकेंट रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, और लगता यही है कि ट्रंप सिर्फ बड़े बड़े मुल्कों की इज़्ज़त करता है, बिग पार्ट्स की इज़्ज़त करता है, बाकी मुल्कों के लिए उसकी मुझे तो नज़र नहीं आए कि कोई इज़्ज़त करता हो। शुक्रिया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। और हम ले रहे हैं बहुत सी नई चीज़ें हो रही हैं, होने वाली हैं, हो सकती हैं। ब्रेक के बाद मिलें। वेलकम बैक जी। अभी हम जाएंगे मुल्तान वालों की तैयारी देखने, मतलब इफ्तारी की तैयारी। स्वालिहा मलिक हमें दिखा रही हूँ। मैंने क्यों, मेरे दिमाग में जलेबी क्यों आई है एकदम से? I don't know. Let's see. Let's watch together. ये बड़ा टेस्ट होता है वैसे रमज़ान में। आप पहले ये देखें, फिर बात करते हैं। देखिए जी, रमज़ानुल मुबारक जो है वो रहमतें और बरकतें समेटने का महीना है, और जैसे ही मुल्तान में रमज़ानुल मुबारक की आमद हुई है और उसके बाद लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में इफ्तारी की तैयारियों के लिए ज़ोहर के बाद ही निकल आते हैं, और बाज़ार जो है वो सज चुके हैं। बाज़ारों में मुख्तलिफ़ स्टॉल्स, जिसमें फ़्रूट स्टॉल्स और समोसे, पकोड़े, नान और इसके अलावा रोल, जलेबियाँ, फिनियाँ वगैरह जो हैं वो तैयार की जाती हैं ताकि लोग जो हैं वो यहाँ से ख़रीद के जा सकें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ समोसे की एक स्टॉल पे, जहाँ पे ये समोसे जो हैं वो इस वक्त उनकी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है और लोगों की जो आमद है वो शुरू हो गई है और लोग ख़रीद कर जा रहे हैं। इसके अलावा जो फलों के स्टॉल्स हैं, फलों की दुकानें हैं, वहाँ पे भी लोगों का हुजूम देखने को नज़र आता है, और असर और ज़ोहर के दरमियान ही लोगों की जो आमदोरफ्त है वो शुरू हो जाती है। लोग आना शुरू हो जाते हैं और अपनी जो इफ्तारी की तैयारियाँ हैं उसको मुकम्मल करते हैं। इफ्तार रमज़ान के दौरान जो है वो इफ्तारी के टाइम भी और इफ्तारी से पहले भी जो बाज़ारों में एक रौनक देखने को मिलती है जो आम साल में, बाकी साल में नज़र नहीं आती। भाई तबसरा करने की गुंजाइश ही नहीं है। सालिहा मलिक हमें कल हम आपसे फिनियों की बात करेंगे। पीनिया नहीं। See you tomorrow. Bye.